नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा और आपके लिए लेकर आया हूं देश और दुनिया की खबरें बिना लाग लपेट के। आप बस मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए आंख कान खोल के। तमिलनाडु के रामेश्वरम से 6 टन वजनी विशेष घंटा अयोध्या पहुंचा है। तमिलनाडु के रामेश्वरम से 613 किलो वजन का कांसे से बना विशेष घंटा 4,500 किलोमीटर की राम रथ यात्रा करके अयोध्या पहुंचा। राम जन्मभूमि परिसर में रामलला के अस्थायी मंदिर के लिए एक अनोखा घंटा भेंट किया गया है, जिसकी आवाज 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई देगी। उत्तराखंड में मसूरी के केम्प्टी रोड पर आईटीबीपी की एक बस ब्रेक फेल होने की वजह से गहरी खाई में गिरने से बच गई। बस खाई के एक किनारे पर अटक गई और इसके बाद रस्सी और कई जवानों के सहारे संतुलित कर एक-एक कर बाकी जवानों को बाहर निकाला गया। हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के खिलाफ रेप के मामलों और अत्याचार के खिलाफ गृह मंत्री मोहम्मद अली के घर का घेराव किया। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोइनाबाद में रेप की घटना के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और हाथरस के दोषियों को फांसी देने की मांग की। होम मिनिस्टर! होम मिनिस्टर! पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या और हिंसा के खिलाफ बीजेपी ने राजधानी कोलकाता में रैली और प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां बरसाई, उनके ऊपर वाटर कैनन छोड़ी गई, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हुए। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान पर रालोद की लोकतंत्र बचाओ रैली में बड़ी संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया। रालोद ने यह रैली हाथरस में जयंत चौधरी पर पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में की। उत्तर प्रदेश में बांदा जिले के बगिया में जमीन विवाद में दबंगों ने पीड़ित परिवार की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। पुलिस के सामने भी दबंगों ने गाली गलौच और पिटाई की। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार के जहानाबाद जिले में बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा को चुनाव प्रचार के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा। मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा यहां सेना भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं के पास गए थे, जहां उनका जोरदार विरोध किया गया। हरियाणा के करनाल जिले में कई जगहों से पराली जलाने की घटना सामने आई, जिससे प्रदूषण का खतरा बढ़ गया है। कृषि विभाग ने 98 ऐसी लोकेशन और 78 जमीन मालिकों का पता लगाया है, जहां खेतों में पराली जलाई गई है। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर इंडियन एयरफोर्स डे की 88वीं परेड हुई। एयरफोर्स के बेड़े में इस बार बाहुबली राफेल को भी शामिल किया गया। राफेल के अलावा वायुसेना के अन्य लड़ाकू विमानों में तेजस, मिराज, सुखोई, चिनूक और स्वदेशी रुद्र ने भी अपनी ताकत दिखाई। तिब्बतन यूथ कांग्रेस के 50 साल पूरे होने के मौके पर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाए गए और गीत गाए गए। और अब बात एयरफोर्स डे की। एयरफोर्स डे की 88वीं परेड गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर हुई। ये परेड इसलिए बेहद खास थी क्योंकि एयरफोर्स के बेड़े में इस बार बाहुबली राफेल को भी शामिल किया गया। राफेल के अलावा तेजस, मिराज, सुखोई और चिनूक जैसे लड़ाकू विमानों ने भी अपनी ताकत इस दौरान दिखाई, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग रोमांचित हो उठे, क्योंकि वायुसेना दिवस पर एयर वॉरियर्स ने जो नजारा पेश किया वो वाकई अद्भुत था। ये इंडियन एयरफोर्स के 2 चिनूक हेलीकॉप्टर्स जिस चीज के लिए बेहतरीन जाने जाते हैं, मल्टी रोल हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर आपको दिखाई देगा, एक कंटेनर लिफ्ट करते हुए और एक गन लिफ्ट करते हुए। पिछली बार वायुसेना दिवस पर अपाचे और चिनूक आकर्षण का केंद्र रहे थे, तो इस बार राफेल पर सबकी नजरें टिक सी गईं, क्योंकि हिंडन एयरबेस पर पहली बार हिंद की सेना की सबसे बड़ी ताकत राफेल की गर्जना ने दुश्मन को बता दिया कि उसको हल्के में लेने की भूल न करे। राफेल और जगुआर की जुगलबंदी ने दुश्मन को सख्त चेतावनी दी, क्योंकि राफेल के साथ 3 फॉर्मेशन में जगुआर, तेजस लड़ाकू विमान दिखाई दिए। इनके करतब ने वहां बैठे लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया।
2 इंजन वाले राफेल फाइटर जेट में 2 पायलट बैठ सकते हैं। ये जेट 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसी साल 29 जुलाई को फ्रांस से 5 राफेल जेट भारत आए थे। इन्हें 10 सितंबर को एयरफोर्स में शामिल किया गया था। भारत को 36 राफेल विमान मिलने हैं, जिनमें 18 अंबाला और 18 बंगाल के हाशिमारा एयरबेस पर रखे जाएंगे। हाशिमारा एयरबेस चीन और भूटान की सीमा के करीब है। उधर जब आसमान में राफेल गर्जना कर रहा था, इतना ही नहीं, एयरफोर्स डे पर भारतीय वायुसेना का तेजस लड़ाकू विमान कुछ यूं आकाश में दहाड़ता दिखाई दिया, जिसको टकटकी लगाए वहां बैठे लोग निहारते दिखे। ये मल्टी रोल ऑल वेदर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है फाइटर जेट, मतलब कि ये सारे वेदर्स में, सारे मौसम में ये बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करता है। उसके बाद अगर हम इंजन की बात करें, जो आपको लाल दोनों तरफ दिखाई देंगे, वो इंजन्स हैं। वो GE F404 IN-20 इंजन है, क्योंकि ये सिंगल इंजन है। जो अपर वर्जन्स आ रहे हैं, दूसरे वर्जन्स वो ट्विन इंजन होंगे, मतलब कि 2 इंजन होंगे। वहीं तेजस के रोमांच के बाद आसमान में सारंग ने तो समा ही बांध दिया। सारंग हेलीकॉप्टर ठीक हमारे सर के ऊपर से जाते हुए विश्वविख्यात सारंग हेलीकॉप्टर, जो एरोबैटिक का डिस्प्ले टीम है, अगले 15 मिनट तक लगातार ये समा बांधेंगे। ये बेसिकली दर्शाते हुए, बताते हुए लोगों को कि ये हेलीकॉप्टर्स पायलट कम नहीं है। देखिए, सारंग टीम इंडियन एयरफोर्स की हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम है और सारंग की शुरुआत 2003 में हुई थी। ALH Mark 1 जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स टीम लिमिटेड ने बनाया है, इट्स एन इंडिजिनस एयरक्राफ्ट। तो उसकी कैपेबिलिटीज़ दर्शाने के लिए, दुनिया के सामने रखने के लिए हमारी ये टीम का स्थापना हुआ था और उसी को नज़र रखते हुए हम लोग अपना परफॉर्मेंस करते हैं। इतना ही नहीं, सूर्य किरण के करतब भी देखने को मिले, जिन्हें देखकर सभी ने दांतों तले अंगुलियां ही दबा लीं। सूर्य किरण की इस टीम में विंग कमांडर अर्जुन यादव समेत कई वायुवीर शामिल रहे। इन तस्वीरों को आप देखते रहिए, अगले 40 से 50 सेकंड और आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि कितनी बेहतरीन ट्रेनिंग है इंडियन एयरफोर्स पायलट्स की। ये सटीकता देखिए आप, 2, 4, 5 नहीं, 9 के 9 एयरक्राफ्ट, और सेंटीमीटर भर का भी डिफरेंस नहीं होगा एक दूसरे ये जो एयरक्राफ्ट्स हैं इनके बीच में दूरी के लिए। और अब सबसे बेहतरीन पोजीशन आते हुए ये देखिए, सूर्य किरण, 9 एयरक्राफ्ट एक साथ में। सूर्य किरण टीम का जो रोल है, सूर्य किरण एरोबैटिक टीम, हमारा रोल है फॉर्मेशन एरोबैटिक्स। एरोबैटिक्स होता है कि जैसे कि आपने अभी विमानों को देखा जो कि लो लेवल पे लूप्स, रोल्स वगैरह कर रहे हैं, वो एरोबैटिक्स है। कई आपने देखा फॉर्मेशन उड़ती हुई गई, जहाँ पे 2-2, 3-3, 5-5 एयरक्राफ्ट थे, वो एक फॉर्मेशन है। लेकिन जब एक फॉर्मेशन में मिलते हुए हम एरोबैटिक्स भी करें तो उसको फॉर्मेशन एरोबैटिक्स कहा जाता है। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए बहुत हाई लेवल की स्किल चाहिए, और हमारे सारे ग्राउंड क्रू सारे बहुत मेहनत करते हैं टू गेट दैट स्किल। वहीं एयरफोर्स के पैराट्रूपर्स ने भी आसमान में परफॉर्मेंस दिखाई और 15,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई से आसमान में छलांग लगाई। ये नजारा वाकई शानदार था और जोश भरने वाला था। कुल मिलाकर इस फ्लाई पास में 56 एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया। दरअसल 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना हुई थी, जिसे आजादी से पहले रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध में रॉयल एयरफोर्स ने अहम भूमिका अदा की थी। लेकिन अब भारतीय वायुसेना में राफेल, सुखोई, जगुआर, मिग बाइजन, मिराज जैसे खतरनाक लड़ाकू विमान हैं, जो दुश्मन के दांत खट्टे कर सकते हैं और मिनटों में युद्ध के मैदान में पूरा गेम चेंज कर सकते हैं, चाहे दुश्मन चीन हो या पाकिस्तान। दरअसल वायुसेना इस समय अपनी सबसे बड़ी परीक्षा से भी गुजर रही है। उसके सामने चीन जैसी महाशक्ति है और सर्दियों में लद्दाख में तैनात 50,000 सैनिकों की सप्लाई लाइन को बनाए रखना है। इसके लिए वायुसेना जी जान से तैयारियां करने में जुटी है। और उधर अमेरिका की मैगजीन फोर्ब्स ने सबसे अमीर भारतीयों की लिस्ट जारी की है, जिसमें मुकेश अंबानी एक बार फिर से
टॉप पर हैं। फोर्ब्स की लिस्ट में मुकेश अंबानी लगातार 13वें साल नंबर 1 की पोजीशन पर हैं। फोर्ब्स के मुताबिक मुकेश अंबानी की संपत्ति 88.7 अरब डॉलर है। मुकेश अंबानी के बाद दूसरे नंबर पर गौतम अडानी हैं, जिनकी संपत्ति 25.2 अरब डॉलर है। तीसरे नंबर पर HCL के शिव नडर का नाम है, जिनकी संपत्ति 20.4 अरब डॉलर है। टॉप 10 भारतीय अमीरों की लिस्ट में इस बार साइरस पूनावाला की एंट्री हुई है, जिनकी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन उत्पादक है। फोर्ब्स के मुताबिक इस साल देश के 4 बड़े धन कुबेरों की संपत्ति में जबरदस्त इजाफा हुआ है। इस साल लिस्ट में शामिल 100 अमीर भारतीयों ने करीब 517 अरब डॉलर की संपत्ति जोड़ी है, जो पिछले साल की तुलना में 14% ज्यादा है। और कोरोना के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी ने जन आंदोलन शुरू किया है। पीएम मोदी ने कोविड-19 से निपटने के लिए ट्विटर पर एक जन आंदोलन की शुरुआत की है। उन्होंने ट्वीट कर लोगों से आग्रह किया, जब तक कोरोना वायरस के लिए टीका नहीं बन जाता, तब तक उन्हें हर सावधानी बरतनी है। दुष्कर्म के आरोपी पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। कोर्ट ने इलाहाबाद के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उन्हें पीड़िता के मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयानों की कॉपी देने को कहा गया था। इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। यूपी के सहारनपुर के ननौता क्षेत्र के एक खेत में गुरुवार एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। तकनीकी खराबी के चलते इमरजेंसी लैंडिंग की गई। बाद में हेलीकॉप्टर की खराबी को दूर किया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड के आरोपी मंजू वर्मा को जेडीयू से टिकट मिला है। वो अभी जमानत पर हैं। मंजू वर्मा को नीतीश कुमार ने चेरिया बरियारपुर विधानसभा सीट से टिकट दिया है। तेजस एक्सप्रेस एक बार फिर 17 अक्टूबर से लखनऊ से दिल्ली के बीच शुरू हो रही है। यात्रियों को ट्रेन में पैक्ड भोजन मिलेगा, साथ ही सफर के दौरान फेस शील्ड अनिवार्य कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के 2 मामले में नवाज शरीफ को 30 दिन के भीतर सरेंडर करने को कहा है। हाईकोर्ट ने सरकार को पाकिस्तान के 2 अखबार और ब्रिटेन के एक अखबार में नवाज के खिलाफ समन छपवाने का आदेश दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र के नाम जारी एक वीडियो संदेश में कोविड-19 महामारी के लिए चीन को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि चीन ने दुनिया को जो महामारी दी है, उसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। शेयर बाजार गुरुवार को अच्छी बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स लंबे समय बाद दोबारा 40,000 के पार चला गया। सेंसेक्स 303 अंक की छलांग के साथ 40,182 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 95 अंक ऊपर चढ़कर 11,834 पर बंद हुआ। और दिल्ली में सर्दी शुरू होने के साथ ही प्रदूषण की चिंता बढ़ गई है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के आसपास के इलाकों में पराली जलाने की वजह से हवा की क्वालिटी खराब श्रेणी तक पहुंच गई है। दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही जा रहा है और आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स देश की राजधानी दिल्ली में 201 रजिस्टर किया गया है और वहीं भवाना में 251 और परपटगंज में 214 और आनंद विहार में 210 एयर क्वालिटी इंडेक्स रजिस्टर किया गया है और लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। और दिल्ली में हर साल अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में पॉल्यूशन का खतरा बना रहता है और इस समय दोहरी मार है, क्योंकि पॉल्यूशन के साथ कोरोना वायरस का भी खतरा बना हुआ है। हालांकि दिल्ली सरकार द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है कि देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम से कम रखे, इसलिए उन्होंने कई बड़े फैसले लिए हैं। उनमें से एक है कि दिल्ली में 6 बड़े कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन साइट पे रोक लगाई जाए, जिससे प्रदूषण और ना फैले और अगर काम नहीं रोका गया तो 20 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। हालांकि सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही नहीं, पराली भी एक बहुत मेजर कारण है जिससे देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। पूरी फील्डिंग के साथ जेडीयू में गए पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का टिकट भले ही कट गया हो, लेकिन पार्टी पर उनका भरोसा बना हुआ है। गुप्तेश्वर पांडे ने दलील दी कि सियासी मजबूरियों की वजह से उन्हें चुनाव में उतरने का मौका नहीं मिला है। चर्चा है कि वो एनडीए की तरफ से स्टार प्रचारक रहेंगे और अगर सरकार बनी तो विधान परिषद के सदस्य बनाए जाएंगे। लेकिन यह अभी दूर की कौड़ी है।
फिलहाल गुप्तेश्वर पांडे को सवालों के जवाब देना भारी पड़ रहा है। सवाल भी लाजमी है क्योंकि बड़े भरोसे के साथ पूर्व डीजीपी ने समय से पहले रिटायरमेंट लेकर जेडीयू ज्वाइन की थी, तो फिर वो बेटिकट कैसे हो गए? मेरे वीआरएस लेने और पार्टी की सदस्यता को लेने से उसको सीधे चुनाव से जोड़ करके देखना ठीक नहीं है। चुनाव लड़ने की संभावना थी, मैं हमेशा कहता रहा चुनाव में लड़ सकता था, किसी कारणवश ये समीकरण नहीं बैठा। राजनीति में बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, तो मैं इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। असल में गुप्तेश्वर पांडे की पसंद बिहार की बक्सर सीट थी जो बीजेपी के खाते में चली गई। किसी और सीट से समीकरण बना नहीं, लिहाजा जेडीयू की लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं हो पाया। लेकिन ये बात लोगों को हजम नहीं हुई। समर्थकों और करीबियों ने फोन करके सवालों की छड़ी लगा दी। यहां तक कि गुप्तेश्वर पांडे को फेसबुक पर लिखना पड़ा कि अपने अनेक शुभ चिंतकों के फोन से परेशान हूं। मैं उनकी चिंता और परेशानी भी समझता हूं। मेरे सेवा मुक्त होने के बाद सबको उम्मीद थी कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मैं इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा। हताश निराश होने की कोई बात नहीं, धीरज रखें। गुप्तेश्वर पांडे की गिनती नीतीश कुमार के पसंदीदा अधिकारियों में होती थी। माना जा रहा था कि नीतीश से इशारा मिलने पर ही गुप्तेश्वर पांडे ने खाकी छोड़कर खादी पहनी। सवाल उठे कि नीतीश कुमार ने क्यों गच्चा दे दिया। बिहार के मुख्यमंत्री अपने जमान के बड़े पक्के हैं, वो किसी को ठगते नहीं हैं। अब आपको मैं क्यों बताऊं कि उनके हमारे बीच में क्या बात हुई है? ये तो हम लोगों का निजी मामला है ना। जाहिर है राजनीति और जेडीयू को लेकर अभी गुप्तेश्वर पांडे का मोह भंग नहीं हुआ है। चर्चा गरम है कि एनडीए उनको चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारक के तौर पर उतारेगी। नीतीश जी का जहां भी आदेश होगा और भाजपा का, मैं दोनों दलों के लिए जहां जरूरत पड़ेगी वहां अपने प्रभाव का, अपने गुडविल का इस्तेमाल करूंगा। प्रचार में जाने की जरूरत होगी तो प्रचार भी करूंगा। अब तो मैं स्वतंत्र हूं और एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पॉलिटिकल आदमी हूं, तो पॉलिटिक्स में सबकी भूमिका निर्धारित होती है। अब पार्टी मेरी जिम्मेदारी तय करेगी और जो जिम्मेदारी तय करेगी उसको निष्ठापूर्वक मैं उसको निभाऊंगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो गुप्तेश्वर पांडे को विधान परिषद का सदस्य बनाया जा सकता है। फिलहाल चुनाव में उनकी लोकप्रियता एनडीए के लिए कारगर साबित हो सकती है। लेकिन सुशांत केस में मुंबई पुलिस को निशाने पर लेने वाले पूर्व डीजीपी पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने तंज कसा। गुप्तेश्वर पांडे को टिकट देना नहीं देना उनकी पार्टी का सवाल है। हमने सवाल किया था कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके प्रचार को जाएंगे, ये सवाल किया था। शायद उसके डर से उसको टिकट नहीं दिया होगा। असल में गुप्तेश्वर पांडे को दोहरा झटका लगा है। उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन रिया चक्रवर्ती को बेल मिल गई। सुशांत के मौत के प्रकरण में मैंने जो भी किया उसमें मैंने न कोई गलती की न उसका मुझे कोई अफसोस है। मीडिया में आने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता था, तब मैंने मीडिया में आकर के हंगामा मचाना शुरू किया कि मुंबई पुलिस जो कर रही गलत कर रही है, और तब सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया। गुप्तेश्वर पांडे बेशक चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन एक पुलिस अफसर के तौर पर उनकी छवि दमदार है, जिसका फायदा जेडीयू उठाने की कोशिश करेगी। बिहार में पार्टियों के उम्मीदवार वोट मांगने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा जब जहानाबाद में प्रचार के लिए गए तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ गया। बताया जा रहा है कि शिक्षा मंत्री सेना भर्ती की तैयारी करने वाले छात्रों से मिलने गए थे, लेकिन लड़कों ने उनकी गाड़ी को रोककर नारेबाजी शुरू कर दी। आलम कुछ ऐसा था कि कृष्ण नंदन वर्मा अपनी गाड़ी से नीचे तक नहीं उतरे। कुछ लोगों ने लड़कों को समझाने की कोशिश की, लेकिन नारेबाजी और हंगामा और तेज होता गया। लड़कों का विरोध देखते हुए मंत्री जी ने वहां से निकल जाने में ही भलाई समझी। शिक्षा और नौकरी मौजूदा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनकर बिहार में उभरे हैं। भैया हम लोग का कहाँ सुने, बोल तो रहे कि मेन गेट खोलवा दीजिए, हम लोग का मेन गेट खोलवा दीजिए, मेन गेट खोलवा। और बिहार के मौजूदा चुनाव में आरजेडी ने बाहुबली यानी आपराधिक छवि वाले नेताओं को टिकट देने में दरियादिली दिखाई है, तो जेडीयू भी इस मामले में पीछे नहीं है। आरजेडी ने मोकामा से अनंत सिंह को टिकट दिया है, तो वहीं रेप के आरोपी राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी को नवादा से उम्मीदवार बनाया गया है।
इसी तरह रामा सिंह की पत्नी वीणा सिंह और अरुण यादव की पत्नी किरण देवी भी आरजेडी उम्मीदवार हैं। जेडीयू ने भी पप्पू पांडे को गोपालगंज से टिकट दिया है और धूमल सिंह की पत्नी रीता देवी को एकमा से उम्मीदवार बनाया है। और हाथरस की हकीकत क्या है, इसको लेकर पूरे देश में चर्चा है, क्योंकि अब नए खुलासों के साथ ये केस नया मोड़ लेता नजर आ रहा है। आरोपी और पीड़ित पक्ष के बीच कॉल डिटेल रिकॉर्ड के सामने आने के बाद अब जेल में बंद चारों आरोपियों ने खुद को बेकसूर बताते हुए इस केस में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज दावा किया है। आरोपी और पीड़ित पक्ष के बीच कॉल डिटेल सामने आने के बाद जेल में बंद चारों आरोपियों संदीप, रवि, लवकुश और रामू ने हाथरस के एसपी को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में आरोपियों ने दावा किया है कि उन पर लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं, उन्हें गलत ढंग से जेल में बंद किया गया है। मुख्य आरोपी संदीप ने दावा किया कि उसकी पीड़िता से दोस्ती थी, लेकिन पीड़िता के परिवार को ये दोस्ती पसंद नहीं थी। आरोपी संदीप के मुताबिक घटना वाले दिन खेत में पीड़िता से मुलाकात हुई थी। उसके माँ और भाई भी साथ में थे। पीड़िता के कहने पर मैं तुरंत घर चला गया, वहाँ अपने पिता के साथ पशुओं को पानी पिलाने लगा। मुझे कुछ देर बाद गांव वालों से पता चला कि मेरी पीड़िता से दोस्ती थी, इसलिए उसके भाई और माँ ने उसे मारा पीटा है। पिटाई के कारण उसे गंभीर चोटें आईं, बाद में वो मर गई। मैंने कभी भी पीड़िता को नहीं मारा और न ही कोई गलत काम किया है। नहीं, जिस दिन ये पूरा मामला हुआ था 14 तारीख को, जिस दिन आरोप लगाया था कि पीड़ित के साथ गैंग रेप हुआ है और उसकी हत्या हुई, उस दिन आपका बेटा कहाँ पर था? बेटा मेरी पत्नी के साथ था। अच्छा। हाँ। तो आपको अपने बेटे की बेगुनाही पे भरोसा है कि आपके बेटे ने कोई गलत काम नहीं किया, इसका भरोसा है? नहीं, उसने कोई नहीं गुनहगार किया। उसने माँ ने है का पानी मंगाया है, तो लड़की है का भरा में पड़ी हुई पानी और पिलवाया, अगर लोग इसको पानी पिला दो, और ये था बस। तो फिर अगर आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं, तो फिर आरोप क्यों लग रहा है? मतलब आपके तो बिल्कुल पड़ोसी हैं, तो किस तरह के संबंध आप कह रहे हैं? कितने सालों से इस गांव में आप रह रहे हैं? हम तो जन्म नहीं का था साहब। और उनका? वो भी बहुत दिन से रह रहे हैं। तो कैसे संबंध दोनों परिवारों के बीच में थे? क्या लड़ाई झगड़ा था जो एकदम से आप कह रहे हैं कि आरोप लगा दिया? ऐसा क्यों करेंगे? नहीं, लड़ाई दंगा कुछ भी नहीं था। फिर आपके मुताबिक तो आरोप है, आप कह रहे हैं कि आपके बेटे ने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया मेरे बेटे ने। हालांकि आमतौर पर हर आरोपी खुद को निर्दोष बताता है। हो सकता है कि हाथरस कांड के आरोपी भी खुद को बचाने के लिए इस चिट्ठी का सहारा ले रहे हों और इस मामले को गैंगरेप और हत्या से हटाकर ऑनर किलिंग का रंग देने की साजिश कर रहे हों। लेकिन कॉल डिटेल के सामने आने से मामला सुलझने के बजाय उलझता जा रहा है, क्योंकि मुख्य आरोपी संदीप और पीड़िता के परिवार के बीच 5 महीने में 104 बार बात हुई थी। वहीं पीड़िता के परिजनों ने चिट्ठी पर कहा कि आरोपी सजा से बचने के लिए दांव चल रहे हैं। मैं इस वक्त हाथरस की उस बेटी के घर पर हूँ जिसके साथ हम सब ने देखा कि क्या अन्याय हुआ, और पीड़िता के पिता इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, मुझे पता है कि आपकी क्या स्थिति है, इसलिए मैं ज़्यादा आपको परेशान नहीं करूँगा। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप तो अपनी लड़ाई लड़ ही रहे हैं और मैंने देखा कि बहुत लोग आपके साथ आपकी लड़ाई में हैं, और लेकिन जो आरोपी पक्ष है वो भी कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। आज भी उन्होंने एक लेटर लिखा है, एक पत्र लिखा है एसपी के नाम पे, और वो कह रहे हैं कि हम निर्दोष हैं। क्या कहना है आपका इसमें? वो तो क्या कहते हैं अपने बचाव करेंगे, हमें तो क्या कहते हैं हमें बेटी को न्याय चाहिए, चूँकि हमें तो हमारी बेटी भी ना रही और हमें तो न्याय भी न्याय मिल लो, तो हमारे ऊपर तो और जी दबाव और बनाया जा रहा है। किस तरह का दबाव बना रहा है? कौन लोग हैं मतलब आपके ऊपर दबाव बना रहे हैं? क्या मतलब को डराया धमकाया जा रहा है किसी तरीके से? ही कह रहे हैं ये आरोपी पक्ष हैं, तरह तरह की बात कर रहे हैं। ये भी पता चला है कि मतलब यहाँ तो नहीं, लेकिन आसपास के कुछ गांव में कुछ पंचायत वगैरह भी हो रही है, कुछ ऐसी बात आपकी जानकारी में आई है? हाँ, सुनी तो होते हैं कि क्या कहते हैं वो पंचायत कर रहे हैं, वो उनका बचाव करना चाह रहे हैं। अब जैसी सरकार समझे वैसे करे, हम तो कुछ बोल ना सकते, क्या बोलें। बेटी भी चली गई और हमारे का तो न्याय में भी उलझन है, तो क्या बताऊं हमें तो। हालांकि इस मामले में एसआईटी जांच के बाद कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये तो पता ही चल जाएगा।
इतना ही नहीं, सीबीआई जांच की सिफारिश भी की गई है, लिहाजा जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस बीच पीड़िता से मिलने हाथरस पहुंची वकील सीमा कुशवाहा ने सवाल उठाया कि देश में आरोपी कब से चिट्ठी लिखने लगे। सीमा कुशवाहा ने हाथरस के कथित गैंगरेप केस में पीड़िता की ओर से बगैर पैसे लिए मुकदमा लड़ने का ऐलान भी किया। को इंसाफ दिलाया और आपने हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने का बीड़ा उठाया है। आप मिलने आए पीड़ित परिवार से, क्या बात? देखिए, पीड़ित परिवार से अभी हमारी बात कंटिन्यू हो रही है कि जो भी सारा यहाँ का घटनाक्रम रहा है, जिस तरीके से क्राइम हुआ, जिस तरीके से सिस्टम की नकली, सारी चीज़ों पे हमारी बातचीत हो रही है। और देन आफ्टर जब हम एफिडेविट ये फाइल करेंगे तो वो आप सभी लोगों के पास भी आफ्टर फाइलिंग आ ही जाएगा, तो आप लोग देख लेना। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि मेरा जो भी विक्टिम परिवार है वो कॉन्फिडेंस से, पीसफुल तरीके से अपनी सारी चीज़ें बता पाए। वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन पीड़ित परिवार तो कह रहा है कि रेप हुआ है और पुलिस की रिपोर्ट कहती है और एडीजी सामने आके कह देते हैं रेप हुआ ही नहीं है। पीड़ित परिवार और पुलिस और आरोपी, इन तीनों को एक साइड रख दीजिए। उधर हाथरस कांड में पीड़िता के परिवार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी लगाकर कहा है कि प्रशासन ने उन्हें घर में कैद करके रखा हुआ है। हालांकि इस अर्जी पर सुनवाई कर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले परिवार के सदस्यों का कहना था कि अधिकारी उन्हें न तो बाहर जाने दे रहे हैं और न ही किसी से बात करने दे रहे। ऐसे में कुछ पता नहीं चल पा रहा। हाईकोर्ट में लगाई गई अर्जी में परिवार ने अपील की है कि जिला प्रशासन को कोर्ट निर्देश दे कि पीड़ित के परिवार को आजादी दी जाए, क्योंकि उन्हें 29 सितंबर से जिला प्रशासन ने परिवार को घर में कैद करके रखा है। हालांकि बाद में कुछ लोगों से मिलने की परमिशन दी गई, लेकिन अभी भी किसी से खुलकर बात नहीं कर सकते हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार से ये पूछा था कि पीड़ित परिवार और गवाहों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। उधर पीड़ितों की अर्जी पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। पीड़ित परिवार की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई है और इस याचिका में मांग की गई है कि हम पर से बंदिशें हटा ली जाएं। वो ये कह रहे हैं कि पुलिस जो है हमारी सुरक्षा के नाम पे तैनात की गई है, लेकिन हम पे बंदिश लगा रही है। हमको कहीं बाहर नहीं जाने देती है, किसी को अंदर नहीं आने देती है। कोई हमसे मिलना चाहता है तो उसको अंदर नहीं आने देती है। हम कहीं बाहर जाने जाते हैं तो हमको नहीं जाने दिया जाता है। हमको हर वक्त मॉनिटर किया जाता है, हम पे हर वक्त नजर रखी जाती है। आरोप लगाए गए हैं पीड़ित परिवार की तरफ से, जिसके बाद सुरेंद्र कुमार जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीड़ित परिवार की तरफ से एक याचिका दाखिल की है और इस याचिका में मांग की है पीड़ित परिवार ने कि इस बंदिश को हटा लिया जाए। हम भी वहां पर मौजूद थे। मैं अभी उसी गांव में मौजूद हूं, बुलगड़ी में, जहां पर पीड़ित का परिवार है। वहां देखिए, वहां ये जो खेत है, इस खेत के पीछे अगर जाएंगे तो पीड़ित का घर है। मैं आज सारे दिन वहां पर था, वहीं से मैंने आज लाइव रिपोर्टिंग सारे दिन की है, तो वहीं पर घर है। और मैंने भी आज सारे दिन देखा है कि यहां से लेके आगे से लेके पीछे तक पूरा जो 3 किलोमीटर का रन है, इसमें हर 100 मीटर पर पुलिस है, हर 100 मीटर पर पुलिस है। जब मैंने पुलिस से इस बारे में बात की तो पुलिस का कहना था कि पीड़ित परिवार की सुरक्षा के लिए हमने इन पुलिसकर्मियों को लगाया है। उधर हाथरस गैंगरेप और मौत मामले में आए दिन नए दावों से इन मामले में नए मोड़ आते जा रहे हैं, क्योंकि अब दावा है कि हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिवार को इंसाफ दिलाने की आड़ में एक कांग्रेस नेता ने बड़ी साजिश रची थी। की साजिश के आरोप में कांग्रेस के एक दलित नेता शिवराज जीवन वाल्मीकि को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कांग्रेस नेता शिवराज जीवन को पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, इस समय पुलिस कस्टडी में हूँ। मैं अपने बयान दूंगा, उसके बाद कस्टडी में नहीं है, अपने उनका संबंध दिया था, आपको बुलाया गया। दरअसल एक निजी टीवी चैनल ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में दावा किया था कि यूपी के हाथरस में कांग्रेस दंगे कराने की कोशिश कर रही है। इस स्टिंग ऑपरेशन में कांग्रेस नेता शिवराज जीवन वाल्मीकि की कथित विवादास्पद बातचीत का फुटेज भी दिखाया गया था। इसमें कांग्रेस नेता ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि दंगा कोई रोक नहीं पाएगा। लिहाजा हाथरस गैंगरेप पर भड़काऊ बयान देने के आरोप में कांग्रेस नेता शिवराज को हिरासत में ले लिया गया। इससे पहले पीएफआई से जुड़े 4 लोगों को दंगा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ईडी के सूत्रों के हवाले से खबर है कि जातीय दंगा फैलाने के लिए पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग की गई। जानकारी के मुताबिक मॉरिशस से 50 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे भेजे गए। हालांकि ईडी के खुलासे पर सीएम योगी ने फिर दावा किया कि यूपी में दंगे की किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देंगे। जाति के नाम पर, मत के नाम पर, मजहब के नाम पर लड़ाने की कुत्सित चेष्टा कौन लोग कर रहे हैं, इनको समझने की आवश्यकता है। ये वही चेहरे हैं जो मुजफ्फरनगर में दंगा कराते थे, ये वही चेहरे हैं जो कैराना से पलायन करवाने के लिए हमें मजबूर करते थे।
ये वही चेहरे हैं जो कांधला जैसे लोगों स्थलों पर, केराना जैसे स्थलों पर वहां के व्यापारियों को प्लान करने के लिए मजबूर करते थे। और आज फिर इनकी चेष्टाएं किसी न किसी रूप में फिर से उसी रूप में सामने आ रही है, लेकिन हमें सावधान होना होगा। हालांकि सीएम योगी के दावों के उलट कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने यूपी की योगी सरकार, पुलिस और प्रशासन और हो रही जांच पर सवाल उठाए हैं। क्योंकि हाथरस मामले में कांग्रेस ने उल्टा योगी सरकार को निशाने पर ले लिया और वेबसाइट के जरिए दंगों की साजिश वाली बात पर योगी सरकार को जमकर कोसा। ये बात को कह रहे हैं कि ये सारी बातें झूठ है। कांग्रेस पार्टी भाजपा नहीं है। कांग्रेस पार्टी तथ्य और प्रमाण के आधार पर बात करती है। भारतीय जनता पार्टी का प्रोपोगंडा से बड़ा प्लान नाता है। भारतीय जनता पार्टी एक झूठ को 100 बार बोलती है, 100 बार बोलकर उसे सच साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन इस हमारे भारतवर्ष में हमेशा झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। कांग्रेस पार्टी सरकार की उसी एफिडेविट की बात करती है। सरकार ने जो एफिडेविट कोर्ट में दिया है उसके पन्ना नंबर 101 से 127 तक बहुत ऐसी चीजें दर्ज हैं जो स्वयं अपने आप में गवाही दे देती हैं। भारतीय जनता पार्टी जब जब फंसती है तब तब कहीं न कहीं पीएफआई की, कभी आतंकी साजिश की, कभी पाकिस्तान की, कभी विधानसभा में सफाई वाले पाउडर को पीटीएन पाउडर बचाकर अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। हाथरस प्रकरण में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ठीक वैसे किया।